गो। ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। वही एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस के जो एमसीक्यू कर रहे थे, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटे क्या बोला है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। देखो बेटे, सवाल पढ़ते वक्त ये नॉट लिखा है कि नहीं ध्यान रखा करो, क्योंकि आप नॉट आपको दिखेगा नहीं और आपको दिखेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन तो इनमें से चार, ठीक है, आप कोई एक मार के आ जाओगे और सही होगा लग रहा है। नॉट लिखा है ना, नॉट इक्विवेलेंस। अच्छा बताओ इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस नहीं होगा, कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। ए बी सी डी कौन सा सही है, कौन नहीं है इक्विवेलेंस। ऑप्शन यस, सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। भाई ऑप्शन सी तो होगा, और क्या सोच रहे हो। हेलो एवरीबॉडी, यस सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी तो होगा। हाँ बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी है ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। तो ऑप्शन सी क्यों करेक्ट आंसर होगा, क्यों इक्विवेलेंस नहीं होगा। बेटे देखो, ये तो पहले से ही आप कोई भी ले लो, ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बोल रहा है कि ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन बी, ये तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो रहा है ना। क्योंकि बेटे कोई भी नंबर खुद से थोड़ी ना छोटा होता है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। ये रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर डिफाइन हो रहा है, तो हर इंटीजर खुद से छोटा होना चाहिए। होता है क्या ऐसा, नहीं। तो रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ, तो बिगिनिंग से ही ये आपका इक्विवेलेंस नहीं हो रहा है ना, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये चला गया। और मुझे ये सब चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, एक तो दिख जा रहा है ना। अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इनमें से कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है बताओ। इनमें से कौन सा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। आर यू श्योर। ऑप्शन ए। ऑप्शन है। अच्छा पहले तो ये जो क्वेश्चन नंबर, ये जो ऑप्शन सी दे रखा है, आई होप आप इसको समझ पा रहे हो। बेटे एक्स बाई बी लिखा है, एक्स बाई बी लिखा है, एक सेकंड। लेकिन असलियत में ये सुबह जो पढ़ा रहा था मैं ना, फैक्टर वाला चीज याद है ना, फैक्टर वाला चीज। ये जो एक्स बाई लिखा है, इसको ऐसे समझ लो एक्स स्लैश वाई है ना, मतलब एक्स इज ए फैक्टर ऑफ वाई। तो कहीं पर अगर लिखा है एक्स स्लैश वाई, इसका मतलब है एक्स इज ए फैक्टर ऑफ वाई। तो ये है एक्स इज ए फैक्टर ऑफ वाई। हाँ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटे, जरा चेक करो, पहला ऑप्शन को जरा चेक करो कि x इज रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ y। और ये रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड हो रहा है, रियल नंबर सेट के ऊपर डिफाइंड हो रहा है ना, मतलब रियल नंबर सेट के अंदर में जो एलिमेंट है उनको आपस में रिलेट करवा रहे हैं। तो रियल नंबर सेट के अंदर एवरी एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेटेड होंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा। चलो चेक करते हैं। रियल नंबर सेट के अंदर से मैं एक एलिमेंट रैंडमली x उठाता हूँ। अभी कोई भी रियल नंबर x का मॉड उसी रियल नंबर x का मॉड के साथ जरूर इक्वल होगा। तो x मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। वही तो इसका मतलब एवरी एलिमेंट खुद के साथ रिलेट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। अभी सिमेट्री का बात करते हैं। मानो आपके रिलेशन के अंदर एक ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई है, तो इसका मतलब आपका मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई हो रहा है। अभी मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई होता है, तो इसका मतलब यही तो होता है ना कि मॉड वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स। मतलब ऑटोमेटिकली आपके रिलेशन के अंदर वाई कॉमा एक्स ऑर्डर पेयर भी आ जाता है कि नहीं। तो आपके रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर का उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी मौजूद है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी हो गया। अबे ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। जरा सोचो बेटे, सपोज एक्स कमा वाई ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में है एंड वाई कमा जेड ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन में है, मतलब ऐसे दो ऑर्डर पेयर की, एक का सेकंड मेंबर दूसरा का फर्स्ट मेंबर इक्वल, ऐसे वाले दो ऑर्डर पेयर सपोज आपके रिलेशन के अंदर है। तो पहले से क्या पता चलता है कि मॉड ऑफ एक्स इज डेफिनेटली इक्वल टू मॉड ऑफ वाई। वही तो है ना बेटा, इस रिलेशन के अंदर कोई भी दो मेंबर के बीच में रिलेशन क्या होना चाहिए, अगर एक्स वाई से रिलेटेड है तो एक्स का मॉड वाई का मॉड बराबर होना चाहिए ना, फर्स्ट मेंबर का मॉड मस्ट बी इक्वल टू सेकंड नंबर का मॉड। तो एक्स वाई है, इसका मतलब क्या है, एक्स का मॉड वाई का मॉड बराबर। वाई जेड है, इसका मतलब क्या है भाई, वाई का मॉड जेड का मॉड बराबर बराबर। अब ये इस एक्स का मॉड वाई का मॉड का सब बराबर, वाई का मॉड जेड का मॉड का सब बराबर, तो इनडायरेक्टली एक्स का मॉड जेड के मॉड का सब बराबर हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब एक्स कॉमा जेड आपके रिलेशन में रहेगा कि नहीं रहेगा, एक्स जेड के साथ रिलेट होगा कि नहीं होगा, यस होगा, है ना।
तो बेटा हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो तीनों हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। मुझे बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बोला है कि व्हिच ऑफ देम इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो एक सही है, क्लियर है ना बाकी। और ये सब, Sir, हाँ बोलो। sir, Priyanka is saying to let her in. प्रियंका को इन नहीं किया था। ओह सेकंड, ओके ओके ओके, हाँ ओके, ठीक है। अब सबको समझ में आया ये चीजें, आगे चले। ओके। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सवाल है कि R इज रिलेशन ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर सेट के ऊपर R एक रिलेशन डिफाइंड हुआ है, और कैसा उसका डेफिनेशन है, एंड इट इज गिवन बाय mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। mn इज ग्रेटर, देखो बेटे ये एक अनोखा तरीका है। आप देखो कि आपके जो एनसीईआरटी में जैसे रिलेशंस का डेफिनेशन दे रहा था, एमसीक्यू वाले सवाल में रिलेशंस का डेफिनेशन कुछ एक अनोखे तरह से दे रहा है। आपके देखो एनसीईआरटी में रिलेशंस का डेफिनेशन ऐसे देता है कि लेट आर इज ए रिलेशन डिफाइंड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसका डेफिनेशन ऐसे देता है आर इज इक्वल टू एक्स कमा वाई सच दैट एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ऐसा देता है कि आर सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड हुआ है, और डेफिनेशन के मुताबिक आर के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर अगर एक्स वाई है, तो फर्स्ट मेंबर इंटू सेकंड मेंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये रिलेशन जो जो मतलब पेयर ऑफ जो पेयर ओबे करेंगे वही पेयर को लेके रिलेशन बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर बेटे वही डेफिनेशन को डायरेक्ट किया है, इट इज गिवन बाय एम एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो आपको समझ जाना है, ठीक है ना, मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें अगर ये रिलेशन के अंदर बेटे अगर हम एक एलिमेंट m अगर n के साथ रिलेटेड हो रहा है, तो इसका मतलब एम एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, आपको समझ जाना है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो मेरे बात, ये रिलेशन किसके ऊपर डिफाइंड हुआ है, सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड हुआ है। मतलब सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं, जो रियल नंबर्स हैं, उनको आपस में रिलेट करवा रहे हैं। तो बेटे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव होने के लिए रियल नंबर सेट के अंदर जो इनफाइनाइट रियल नंबर है, एवरी रियल नंबर मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तभी रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, रैंडमली कोई भी रियल नंबर उठा लो, रैंडमली कोई भी रियल नंबर एक्स उठा लो, एक्स इंटू एक्स क्या होता है भाई, एक्स का स्क्वायर। अभी आपको पता है कोई भी रियल नंबर एक्स का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। भाई कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 के अलावा बाकी कोई भी रियल नंबर उठा लो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आता है। तो फॉर एनी रियल नंबर x इन द सेट ऑफ रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर x into x, that is x square is greater than or equal to 0, that means x must be related to itself। कोई भी रियल नंबर आप उठा लो, क्लियर है नॉट, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। Yes, sir. अब सिमेट्रिक देखो, सपोज एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई आपके रिलेशन के अंदर मौजूद है, इसका मतलब बेटे x इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है। अच्छा, x इंटू वाई जो है y इंटू एक्स भी तो वही है, बिकॉज रियल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव भी तो होता है। तो x इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये भी इंप्लाई करता है कि y इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली y कमा x भी आपके रिलेशन में आ जाता है। मतलब एनी ऑर्डर पेयर अगर आपके रिलेशन में है, तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी आपके रिलेशन में मौजूद है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं ट्रांजिटिव का बात, एवरीबॉडी गेट इट। तो क्या क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ। अब आते हैं ट्रांजिटिव का बात, अब सुनो मेरे बात। Sir, हाँ बोलो। if x and y are negative numbers, negative and positive numbers, एक्स एंड वाई आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर, तो अरे सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या, सिमेट्रिक का, हाँ सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है, सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या होता है कि बेटे बहुत बड़ा इफ एक्स वाई है तो वाई एक्स को ढूंढो। मेरे बात समझ रहे हो, ये होना चाहिए, अगर एक्स वाई है तो वाई एक्स को ढूंढो। और तुम जो बोल रहे हो वैसा ऑर्डर पैरा तो होगा ही नहीं,
तो उसका उल्टा क्यों ढूंढोगे? अरे समझ रहे हो, एम्प्टी सुबह पढ़े थे ना, एम्प्टी रिलेशन, सुबह तो बोला था ना एम्प्टी रिलेशन भी आपका सिमेट्रिक होता है ना। एम्प्टी रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होता है, सिमेट्रिक उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा अगर ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा होना चाहिए। अगर बेटा ऑर्डर पेयर ही बिल्कुल कुछ नहीं है तो पप्पू पास हो गया। मेरा बात समझ रहे हो ना, बोला था मैंने। Yes, sir. अब तुम जैसे दो नंबर बोल रहे हो कि एक्स वाई अगर अपोजिट साइन के हो तो ऑब्वियसली उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो वैसा ऑर्डर पेयर ही नहीं होगा तो उसका उल्टे के बारे में सोचेंगे क्यों? उल्टे के बारे में कितनों का, किन का सोचेंगे? जो ऑर्डर पेयर हैं उसके अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है सबके उल्टे वाले होने चाहिए। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इफ एक्स वाई इज देयर देन वाई एक्स मस्ट बी देयर। ठीक है, अच्छा ट्रांजिटिव पे आते हैं। अच्छा सुनो मेरे बात, सपोज आपके रिलेशन के अंदर एक्स वाई नाम का ऑर्डर पेयर है एंड वाई जेड नाम का ऑर्डर पेयर भी है। ऐसे दो ऑर्डर पेयर की एक का सेकंड मेंबर दूसरा का फर्स्ट मेंबर बराबर, ऐसे दो ऑर्डर पेयर है। अच्छा एक्स वाई है, इसका क्या मतलब है? एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वाई जेड आपके रिलेशन के अंदर इसे, इसका क्या मतलब है? वाई इंटू जेड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखते हैं एक्स इंटू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। चलो सोचते हैं। अच्छा सुनो मेरे बात, एक बात हो, एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका क्या मतलब होगा? कि एक्स एंड वाई का साइन कभी भी अपोजिट नहीं होगा, है ना? क्योंकि अगर एक्स वाई दोनों का साइन अपोजिट हुआ, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव अगर हो गया तो बेटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आ जाएगा। एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका यही मतलब है ना कि एक्स एंड वाई का साइन कभी अपोजिट नहीं होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि साइन सेम होगा, साइन सेम क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि इक्वल टू 0 भी दे रखा है ना। अगर बेटे खाली में बोलता है एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन 0 तो मैं सीना चौड़ा करके बोल देता कि एक्स एंड वाई दोनों का साइन सेम होगा, क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो पॉजिटिव, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो नेगेटिव भी होता है। सॉरी, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो भी पॉजिटिव होता है। तो अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव नंबर मिल रहा है इसका मतलब दोनों का साइन सेम है, आइदर बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक 0 भी हो सकता है, और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। गॉट इट और नॉट? अच्छा Yes, sir. थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई का साइन अपोजिट नहीं है। अच्छा यहाँ पर वाई जेड का मल्टीप्लीकेशन भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब वाई जेड का साइन भी अपोजिट नहीं है। अच्छा एक्स वाई का साइन अपोजिट नहीं है, मतलब आइदर एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो रहे होंगे या फिर दोनों नेगेटिव हो रहे होंगे या फिर दोनों में से कोई एक 0 हो रहा होगा। मेरा बात समझ रहे हो? क्लियर और नॉट? दोनों में से कोई एक 0 भी हो गया तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों अगर नेगेटिव है तो वही ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा क्या होगा, एक्स जेड यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, जरा आप सोचो, खुद से सोचो, आप जरा सोचो। सपोज एक्स पॉजिटिव है, सर तो अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव होगा, सब तो यहाँ पे z भी पॉजिटिव हो जाएगा। यस, थिंक अबाउट इट। सपोज एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। अच्छा वाई तो पॉजिटिव है ऑलरेडी पता है, एंड वाई जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब जेड तो नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ जेड पॉजिटिव हो सकता है, जेड 0 भी हो सकता है, क्योंकि वाई इंटू जेड इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। वाई अगर पॉजिटिव है तो जेड क्या क्या हो सकता है, जेड खुद पॉजिटिव हो सकता है ताकि वाई जेड पॉजिटिव आ जाए, या फिर जेड 0 भी होगा तो भी चलेगा, इक्वल टू 0 भी दे रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में एक्स इंटू जेड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, जो कि चलेगा ना, बिकॉज एक्स इंटू जेड शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी एक्स जेड आएगा आपके रिलेशन के अंदर। अच्छा सोचो, एक्स पॉजिटिव एंड सपोज वाई 0। अच्छा तो बेटा जेड क्या होना चाहिए, जेड क्या होना चाहिए? देखो सुनो, यहाँ पर x पॉजिटिव y 0, देख रहे हो ना, x इज ए पॉजिटिव नंबर एंड y इज इक्वल टू 0, दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? ट्रू होगा। एंड सपोज मैं z को नेगेटिव लिया, मेरा बात समझ रहे हो, सपोज मैं z को नेगेटिव लिया, अब देखो y इंटू जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा? Yes, sir.
लेकिन x इंटू जेड क्या हो रहा है, जरा चेक करो। पॉजिटिव x इंटू जेड क्या हो रहा है, x पॉजिटिव नंबर है, जेड नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आ जाएगा। क्या x जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है क्या, नो नहीं सर। हो रहा है। ओके, समझ में नहीं है आपको, मैं दोबारा समझाता हूँ। देखो ध्यान से देखो, सब ध्यान से देखो। काउंटर एग्जाम्पल, इसको क्या बोलेंगे बेटे, काउंटर एग्जाम्पल। समझ में आ रहा है मेरा बात। सपोज बेटे वो बोल रहा है कि देखो आपके रिलेशन के अंदर ऐसे कोई भी अगर दो ऑर्डर पेयर है जिनमें एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल हो, ऐसे कोई भी दो ऑर्डर पेयर अगर है तो एक्स जेड नाम का ऑर्डर पेयर भी मौजूद होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए। मैंने सुबह बोला था कि फॉर एग्जाम्पल आपके रिलेशन के अंदर ऐसा है 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 3 4 है, तो क्या है, ट्रांजिटिव होगा, No. नहीं होगा। अरे बेटा देखो, नो सर। आप बोलोगे सर सर 1 4. हाँ, आप बोलोगे सर 1 2 है, 2 3 है, 1 3 भी तो है ना। अभी सारे सिचुएशन में होना चाहिए। 1 3 है, 3 4 है, 1 4 किधर है, सारे सिचुएशन में होना चाहिए, ऑल सर सिचुएशन टू में। फोर भी होना चाहिए। हाँ हाँ, सर 2 4। ये 2 3 है, 3 4 है, 2 4 भी होना चाहिए, है ना। मैं कोई एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कोई एक एग्जाम्पल में अगर बेटे ट्रांजिटिव का जो रिलेशन होता है वो अगर फेल कर गया तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा, तो इधर बेटे मैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जिनमें कि एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, एक्स जेड भी होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल बेटे अगर मैं एक्स लेता हूं 2, वाई लेता हूं 3, जेड लेता हूं 4, मतलब तीनों पॉजिटिव नंबर लेता हूं, तो बेटा ऑब्वियसली एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, बिकॉज पॉजिटिव होगा दोनों को मल्टीप्लाई करके। y इंटू जेड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू है, बिकॉज y इंटू जेड भी पॉजिटिव होगा। इनफैक्ट x इंटू जेड भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा, मतलब इधर एक्स वाई होगा, वाई जेड होगा, एक्स जेड भी होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव नहीं। कोई एक भी सिचुएशन में अगर फेल कर गया तो नॉट ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो एक सिचुएशन देखो, सपोज मैं x को 2, y को 0 एंड z को मानो -3 लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो बेटे यहाँ पर x इंटू वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ट्रू है कि फॉल्स है, आप खुद बताओ। True. ट्रू। y इंटू जेड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। True. अरे ट्रू है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन होगा चलेगा या फिर इक्वल टू होगा भी चलेगा, इक्वल टू हो रहा है ना मल्टीप्लाई करके। लेकिन एक्स जेड क्या हो रहा है, एक्स जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है क्या? फॉल्स। तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंदर 2 0 आएगा, 0 -3 भी आएगा, लेकिन कौन नहीं आएगा, 2 - 3. तो कोई एक काउंटर एग्जाम्पल आपको देना है। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर और नॉट एवरीबॉडी, क्लियर और नॉट। तो आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। क्लियर और नॉट, ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सिमेट्रिक तो हो गया ना, सिमेट्रिक भी हुआ, रिफ्लेक्सिव भी हुआ, क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली। गॉट इट। अच्छा आगे चलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इतना बेटे बस ध्यान रखो, रिलेशंस करते वक्त, रिलेशंस के सवाल करते वक्त एक चीज का ध्यान रखा करो। मैं बार बार बता रहा हूं कि दो तरह का रिलेशन से हम डील करते हैं। एक तरह का रिलेशन आपके घर के लोगों से आपके पड़ोस वाले घर के लोगों तक डिफाइंड होता है। उसमें क्या होता है ना, आपके घर के लोगों को आपके पड़ोस के घर के लोगों के साथ रिलेट करवा जाता है। मतलब सेट ए से बी तक डिफाइंड होना, मतलब एक सेट है, बी एक अलग सेट है, ए से बी तक डिफाइंड होना, ऐसा एक टाइप का रिलेशन है। लेकिन जो दूसरा टाइप का रिलेशन, जो दूसरा टाइप का रिलेशन वो आप ही के घर के लोग जो हैं, मतलब आप ही के घर के ऊपर डिफाइंड होने वाला रिलेशन, मतलब आप ही के घर के अंदर जो लोग हैं उनको आपस में रिलेट करवाते हैं। मतलब सेट ए से वही सेट ए तक डिफाइंड होने वाला रिलेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं कि दिस रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए, या फिर इन सेट ए, या फिर ओवर सेट ए। मतलब सेट ए के अंदर में जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में रिलेट करवा रहे हैं।
और उसी टाइप का रिलेशन का 3 टाइप है, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ये जो 3 टाइप है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एक इक्विवेलेंस एंड आइडेंटिटी भी है, ये 5 है। ये जो 5 टाइप के रिलेशन हम पढ़े हैं, ये पांचों टाइप के रिलेशन एक सिंगल सेट के ऊपर डिफाइंड होने वाले रिलेशन, एक सिंगल सेट के ऊपर डिफाइंड होने वाले रिलेशन के ये 5 टाइप्स है। मतलब एक ही सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उन्हीं को आपस में रिलेट करवाते हैं। उसी टाइप के रिलेशन के 5 टाइप है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेट इन्वॉल्व होता है, 2 अलग अलग सेट इन्वॉल्व नहीं होता है। क्लियर है ना? एक ही सेट के ऊपर डिफाइंड होने वाले रिलेशन है। अच्छा आगे चलते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन ओवर दिस सेट n into n। बेटे n and n मतलब समझते हो ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, Natural. कार्टेशियन प्रोडक्ट आर। बेटे ये स्मॉल आर लिखा है तो कोई ना, जो भी है ना। तो आर एक रिलेशन है, डिफाइंड किसके किस सेट के ऊपर हुआ है, n बाई n कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइंड हुआ है। बेटे n बाई n जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सेट के अंदर किस टाइप का एलिमेंट होंगे भाई? नेचुरल 1 to नंबर। infinity. अरे ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना। अरे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर तो होते हैं Ordered. ना। ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक एक ऑर्डर पेयर तो होते हैं। और एन इंटू एन कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर के एलिमेंट्स एक एक ऑर्डर पेयर तो होंगे ना। कैसे ऑर्डर पेयर बनाए होंगे कि पहला सेट का एवरी एलिमेंट को दूसरा सेट का एवरी एलिमेंट के साथ पेयरिंग करके कपल करवा के ऑर्डर पेयर तो बनाते हैं ना, याद है? हाँ, तो इस सेट के अंदर क्या है भाई, एक एक ऑर्डर पेयर है ना, खाली ऑर्डर पेयर है। नेचुरल नंबर को लेके दो दो नेचुरल नंबर का पेयर है इसके अंदर, समझ रहे हो ना? ऐसे दो दो नेचुरल नंबर का पेयर है, ठीक है? जैसे कि 1 2 2 3 1 3 4 4 4 4 5 4 6 नेचुरल नंबर्स के पेयर, ऐसा समझ लो। 1 2 3 4 डॉट 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 ये सेट, एंड 1 2 3 4 डॉट 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 ये सेट। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जा रहा है, तो ऑर्डर पेयर क्या होंगे इसके अंदर? 1 1 1 2 1 3 1 4 डॉट 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 2 1 2 2 2 3 2 4 डॉट 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 3 1 3 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ऐसे आगे चलता जाएगा, गाड़ी चलता जाएगा, क्लियर है ना? ऐसे दो दो नेचुरल नंबर के पेयर का ऑर्डर पेयर इसके अंदर है। और हमारे वाला ये जो रिलेशन है ये इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर डिफाइंड हुआ है। मतलब ये जो एन इंटू एन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके अंदर जो एलिमेंट है उन्हीं के ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये जो ऑर्डर पेयर्स है ना बेटे, ये जो सारे ऑर्डर पेयर्स, इन ऑर्डर पेयर्स के बीच में रिलेशन रिलेट करवाओगे, क्लियर और नॉट? और रिलेशन का डेफिनेशन कैसे दिया है कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर। ये सेट के अंदर से एक ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी एंड एक ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी हम लेते हैं। डेफिनेशन कैसे दिया गया है ना, ये ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी विल बी रिलेटेड टू ये ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी इफ एंड ओनली ए प्लस डी। मतलब देखो बेटा यहाँ पर सुनो, आप ये रिलेशन के, अच्छा ये रिलेशन के अंदर का ऑर्डर पेयर आप कर सकते हो। देखो सुनो मेरी बात सुनो, एन इंटू एन में बहुत सारे ऑर्डर पेयर होते हैं, उनमें से एक ऑर्डर पेयर होता है 1 2, एक ऑर्डर पेयर होगा 3 4, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर पेयर होंगे। तो इस रिलेशन, ये जो रिलेशन है इसके अंदर भी ऑर्डर पेयर होंगे, रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर पेयर होते हैं। तो इसके ऑर्डर पेयर कैसे दिखेंगे पता है? ऐसे दिखेंगे, मतलब समझ रहे हो ना बेटे? ये रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर होंगे ऐसे दिखेंगे, मतलब ऑर्डर पेयर के दोनों मेंबर वो भी एक एक ऑर्डर पेयर होंगे, क्योंकि बेटे इसी सेट के ऊपर डिफाइंड होता है। अरे समझ रहे हो हैं? यस। हाँ, यस ये समझा करो बस, छोड़ो, उतना गहराई में नहीं जाएंगे, उतना गहराई में नहीं जाएंगे, ठीक है? ये ऑर्डर पेयर के साथ कब रिलेटेड होगा? अगर बेटे ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है? तब हम इसको बोलेंगे कि ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर सी कॉमा डी ऑर्डर पेयर के साथ रिलेटेड है। ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, चेक करेंगे, ठीक है? Symmetric. अच्छा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं जरा चेक करो। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है बेटे कि घर के अंदर रामू श्यामू हरी रह रहे हैं बेटा, रामू रामू के साथ रिलेटेड होना चाहिए, सामू सामू के साथ रिलेट होना चाहिए, हरी हरी के साथ रिलेट होना चाहिए, मतलब एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू सेल्फ। तो इसका मतलब बेटे
ये जो सेट है, ये सेट के अंदर जो इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एवरी ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो चलो ये घर के अंदर से कोई एक रैंडम ऑर्डर्ड पेयर में उठाता हूँ, ए कमा बी, ठीक है, या फिर एक्स वाई जो भी है, एक्स कमा वाई एक ऑर्डर्ड पेयर में इस सेट Sir, के अंदर। it will be only reflexive. चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, सुनो मेरे को। तो इसी सेट के अंदर से एक ऑर्डर पेयर एक्स वाई उठाया, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं क्या एक्स वाई रिलेटेड टू इटसेल्फ होगा कि नहीं होगा, क्या ये ऑर्डर पेयर खुद के साथ रिलेटेड होगा कि नहीं होगा। भाई देखो रिलेशन, वो क्या बोल रहा है, ये ऑर्डर पेयर ये ऑर्डर पेयर कब रिलेट होगा, जब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। भाई तो होगा ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, होता है कि नहीं। यस सर। तो पता चल गया ना भाई, इस एन इंटू एन सेट के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर है, कोई भी ऑर्डर पेयर रैंडमली उठाओ खुद के साथ रिलेट हो रहा है, तो मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो रहा है। समझ रहे हो। यस सर। Yes, sir. अब सिमेट्रिक देखते हैं। अच्छा सपोज इसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर हम उठा रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ये सेट गोला के अंदर से दो ऑर्डर्ड पेयर उठा रहे हैं, ए बी सी डी, एंड मानो यहाँ पर ए बी ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑर्डर्ड पेयर के साथ रिलेटेड है। तो बड़े देखते हैं क्या सी डी ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑर्डर पेयर के साथ रिलेट हो रहा है, फिर चेक करते हैं मैंने उल्टा हो रहा है क्या। अच्छा ए बी अगर सी डी के साथ रिलेटेड, इसका मतलब क्या है, ए प्लस डी यहाँ पर क्या होगा, बी प्लस सी। अरे समझ रहे हो मेरा बात, क्लियर। यस सर। अब उल्टा देखते हैं, मतलब सी डी ए बी के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चेक करते हैं। भाई सी डी ए बी के साथ होने के लिए क्या होगा, क्या होना चाहिए, सी प्लस C बी plus V is equal to A plus D. डी प्लस ए होना चाहिए। अब हो तो रहा है ना, अरे ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मैं उल्टा करके लिख देता हूँ, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी, एक ही बात है, उल्टा करके लिखा। अब बी प्लस सी को सी प्लस बी भी कर सकते हैं, ए प्लस डी को डी प्लस ए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, नो सर। नहीं ना। तो लॉजिकली अगर अगर ये ऑर्डर पेयर ये ऑर्डर पेयर के साथ रिलेटेड हो रहा है, तो उल्टा भी हो रहा है, प्लस सी डी भी ए बी के साथ रिलेटेड हो रहा है, तो ये सिटी सिमेट्रिक, सिमेट्री भी हो रहा है। अब ट्रांजिट की बात करते हैं। अच्छा सुनो मेरे बात, सपोज एक ऑर्डर पेयर ए बी है जो कि दूसरे ऑर्डर पेयर सी डी के साथ रिलेट हो रहा है, मानो सी डी ऑर्डर पेयर और एक ऑर्डर पेयर ई एफ के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है। सपोज लेट लेट तो बेटे ट्रांजिटिव होने के लिए ऐसे सिचुएशन जब भी क्रिएट होगा, ये वाला ऑर्डर पेयर ए कमा बी किसके साथ रिलेट होना चाहिए, ई कमा एफ के साथ E relate comma होना- F. अच्छा होगा कि नहीं होगा, चलो चेक करते हैं। अच्छा बोल रहा है कि ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, मतलब क्या होगा भाई, ए प्लस डी प्लस टू बी प्लस इज इक्वल टू बी प्लस सी, है ना भाई। अच्छा वो बोल रहा है कि सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ, इसका क्या मतलब है, C plus F is equal to D plus E. सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस। और हमें क्या देखना है, क्या ए कॉमा बी ई कॉमा एफ के साथ रिलेटेड हो रहा है, वो देखना है। अच्छा चलो दोनों इक्वेशन को ऐड करो जरा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, लेफ्ट लेफ्ट को ऐड करो, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, राइट राइट को ऐड करो, बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। अरे इक्वेशन ऐड करते हैं ना ऐसे, लेफ्ट लेफ्ट को ऐड करते हैं, राइट राइट को ऐड करते हैं। अच्छा दोनों साइड से सी सी कटेंगे, दोनों साइड से डी डी कटेंगे, रहेगा क्या, A plus F is equal to B plus टू C. डी प्लस बी प्लस सॉरी डी हो गया सर। बी प्लस। अरे होगा कि नहीं होगा, तो इसका मतलब ए कमा बी ई कमा एफ के साथ रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है भाई, ए Yes, sir, प्लस हो रहा है। एफ बी प्लस इक्वल हो रहा है। तो लॉजिकली क्या दिखा है भाई, कि अगर रामू श्यामू के साथ रिलेटेड हो रहा है एंड श्यामू गोपाल के साथ रिलेटेड हो रहा है, तो रामू गोपाल के साथ भी रिलेटेड है।
हर सिचुएशन में ऐसा होना चाहिए तो ट्रेजेडी बोलेंगे। तो हमने रैंडमली तो लिया है, हमने तो कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल नहीं लिया है, हमने रैंडमली उठाया। इसके अंदर से एक ऑर्डर पेयर ये इसके साथ रिलेट हो रहा है और ये इसके साथ रिलेट हो रहा है, तो ये भी इसके साथ रिलेट हो रहा है लॉजिकल। तो बेटे क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों हो गया, तो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस, राइट। Yes, sir. तो आंसर क्या होगा, इक्विवेलेंस। सवाल है, इफ आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर आर, अच्छा एक बात सुनो, आप सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों इक्वेशन को आपने ऐड किए, हमें कैसे पता चलेगा हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे ना। एंड द आंसर इज बाय प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस करके ही तो पता चलेगा। तो थोड़ी ना बच्चा थोड़ी ना पैदा होते ही चलना सीखता है, तो धीरे धीरे पहले उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर जाकर चलता है ना। तो आप बोलोगे कि सर हमारे दिमाग में सरस, मतलब हमारे दिमाग में मैजिक होगा, तुरंत सब आइडियाज आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है भाई। ऐसा हो जाता तो ऐसा मिराकल कभी भी किसी के साथ भी नहीं हुआ है। ग्रेविटी निकालने के लिए के लिए भी आइजैक न्यूटन को कितने साल मेहनत करना पड़ा, कितना उनको सरदर्द हुआ होगा, कितना कुछ हुआ होगा। ऐसे थोड़ी ना रात को आइजैक न्यूटन सोए थे, सुबह उठे और दिमाग में आ गया ग्रेविटी, चलो किताब लिखते हैं ग्रेविटी के ऊपर। अरे ऐसा हुआ था क्या, प्रैक्टिस से होता है ना। हाँ। यस सर। अच्छा सवाल है कि अगर आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो आर इनवर्स क्या होगा। पहले तो बड़े याद रख लो, अगर आर इक्विवेलेंस है तो उसका इनवर्स वाला रिलेशन भी इक्विवेलेंस होगा। चलो कैसे होगा लॉजिकली दिखाता हूँ, लेकिन याद रखना है आपको, ये एमसीक्यू को याद करके करोगे, याद कर लोगे, क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस खुद है तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस होगा। चलो प्रूव करते हैं, ठीक है। तो बेटे इफ आर इज इक्विवेलेंस, दिस इंप्लाइज आर इनवर्स इज इक्विवेलेंस एंड विस वर्सा। मतलब अगर आर इनवर्स इक्विवेलेंस है तो ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना, तो रिलेशन इक्विवेलेंस तो उसका इनवर्स भी इक्विवेलेंस, ठीक है। अच्छा चलो प्रूव करते हैं। तो हमारा टारगेट है कि आर इनवर्स को इक्विवेलेंस साबित करना, प्रूव करना। अच्छा लेट, अच्छा आर आर इनवर्स है ना, लेट आर इज डिफाइंड ऑन सेट ए, मानो आर सेट ए के ऊपर डिफाइंड हो, क्योंकि बेटे देखो ये जो रिफ्लेक्सिव, ये जो सिमेट्रिक, ये जो ट्रांजिटिव, ये जो इक्विवेलेंस, जो चार टाइप के रिलेशन और एक आइडेंटिटी है, अभी तो जस्ट बोल के आया था, वो सब एक सिंगल सेट के ऊपर डिफाइंड होने वाले रिलेशन है। एक सिंगल सेट के अंदर के लोगों को आपस में रिलेट करवाते हैं, याद रखा करो, इसमें कोई दो अलग अलग सेट कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस की बात होगा तो जान रखो कि आप ही के घर के लोगों को आपस में रिलेट करवा जा रहा है, इसमें कोई पड़ोस वाले घर इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हियर आर, लेट आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट ए, मतलब आर इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। एंड आपको पता है आर इनवर्स किसके ऊपर डिफाइंड होगा भाई, पता है ना, आर अगर ए से बी तक डिफाइंड है तो उसका इनवर्स किसके ऊपर डिफाइंड होगा, बी से ए तक डिफाइंड होगा। तो आर इनवर्स किससे, वही ए से ए तक डिफाइंड होगा। तो इसका मतलब आर इनवर्स इज ऑल्सो डिफाइंड ऑन सेट ए, राइट और नॉट भाई, बोलो आर इनवर्स भी ए के ऊपर ही डिफाइंड है ना, क्लियर और नॉट। यस सर। हाँ, तो आर इनवर्स इज डिफाइंड ऑन सेट ए, ऑब्वियसली आर अगर सेट ए के ऊपर डिफाइंड हुआ है उसका इनवर्स भी सेट ए के ऊपर डिफाइंड होगा। अच्छा देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। लेट एक्स बिलोंग टू सेट ए, मानो सेट ए का एक्स एक रैंडम एलिमेंट है। अब बेटे आपको पता है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये गिवन है, आर इज इक्विवेलेंस, दिस इज गिवन टू यू, आर इज इक्विवेलेंस, ये गिवन है। आर अगर इक्विवेलेंस है इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो बेटे एक्स ए का कोई एक रैंडम एलिमेंट है एंड आर इज इक्विवेलेंस, तो इसका मतलब इस रिलेशन के अंडर में एक्स जरूर खुद के साथ रिलेटेड होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, इक्विवेलेंस मतलब आर इज ऑल्सो रिफ्लेक्सिव, और आर अगर रिफ्लेक्सिव है तो एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि एक्स कमा एक्स ऑर्डर्ड पेयर जरूर आपके रिलेशन में होगा फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू ए। और आपको तो ये पता है ना भाई, अगर कोई भी ऑर्डर पेयर ए कमा बी आपके रिलेशन में है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर बी कमा है उसका इनवर्स में होगा, ऐसे ही तो इनवर्स बनाया जाता है ना।
रिलेशन के ऑर्डर पेयर को उल्टा कर दो, उसके इनवर्स के ऑर्डर पेयर मिलते हैं। तो बड़े x, x अगर रिलेशन में उसको उल्टा दो, वही x, x आ जाता है। अरे समझ रहे हो, इनवर्स में भी होगा। तो क्या देखे कि सेट ए का एनी रैंडम एलिमेंट है x, आर इनवर्स के अंडर में खुद के साथ रिलेट हो रहा है, इसका मतलब आर इनवर्स इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर। अब आते हैं सिमेट्री। बेटा लेट x, y इज रिलेटेड टू, सॉरी लेट x, y बिलोंग्स टू आर इनवर्स। मानो आर इनवर्स रिलेशन के अंदर x, y नाम का ऑर्डर पेयर है। अच्छा, अगर आर इनवर्स के अंदर एक्स वाई है तो वाई एक्स जरूर आर के अंदर होगा, है ना? होगा कि नहीं होगा? यस सर। और आर आपका इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, मतलब सिमेट्रिक है। आर इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अगर आर सिमेट्रिक है एंड उसके अंदर वाई एक्स है तो गारंटीड आर के अंदर कौन होगा? एक्स वाई। एक्स वाई भी आ जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो? आर के अंदर एक्स वाई भी आ जाएगा। यहां तक कोई किसी को डाउट है? अगर आर के अंदर एक्स वाई होगा, सॉरी आर इनवर्स के अंदर अगर एक्स वाई है तो उसका जो इनवर्स रिलेशन आर, उसके अंदर उसका उल्टा जरूर होगा, वाई एक्स होगा। एंड आर इक्विवेलेंस गिवन है, मतलब आर सिमेट्रिक भी है। तो आर के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर पेयर है तो उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी आर के अंदर होगा, है ना? लिख देता हूं इधर, आज आर इज सिमेट्रिक। अच्छा, अगर आर के अंदर एक्स वाई है तो उसका इनवर्स के अंदर वाई एक्स नहीं होगा क्या? अरे होगा कि नहीं होगा? रिलेशन के अंदर अगर एक्स वाई है तो उसका इनवर्स के अंदर वाई एक्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो लॉजिकली हमने क्या साबित कर दिए भाई, कि आर इनवर्स के अंदर अगर कोई भी ऑर्डर पेयर एक्स वाई है तो लॉजिकली उसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर एक्स वाई एक्स भी उसके अंदर है। मतलब आर इनवर्स के अंदर एक्स वाई अगर है तो वाई एक्स भी हो रहा है। ये देख रहे हो? यस सर। तो क्या साबित हो गया? आर इनवर्स के अंदर कोई भी ऑर्डर पेयर का उल्टा भी मौजूद है, सिमेट्रिक भी साबित हो गया। हाँ, अब देखते हैं क्या बेटे, ट्रांजिटिव। क्लियर और नॉट? अरे रेस्पॉन्ड का ही नहीं करते हो बे। यस सर। हाँ, ट्रांजिटिव देखते हैं। बेटे सपोज आपका आर इनवर्स के अंदर एक्स वाई है एंड वाई जेड है। सपोज ये दोनों आर इनवर्स के अंदर है, तो आर इनवर्स को ट्रांजिटिव होने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक्स जेड होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। यस सर। सर वहाँ पर तो एग्जाम्पल था ना, वाई एक्स, वो ले जाते तो अच्छा क्या होता। क्या क्या? सर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स हाँ एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर इनवर्स, हाँ। देन एक्स एक्स भी होता है ना सर सिमेट्रिक। नहीं नहीं, ऐसा लेना आप जो ले जबरदस्ती ऐसा ले गए कि मतलब एक्स वाई वाई एक्स मतलब दोनों का सेकंड नंबर भी इक्वल, फर्स्ट नंबर भी इक्वल, ऐसा थोड़ी ना। फर्स्ट नंबर इक्वल ना थोड़ी ना जरूरी है। तो हम सारे सिचुएशन मतलब दो ऑर्डर पेयर में एक का सेकंड नंबर दूसरा का फर्स्ट नंबर इक्वल, आप जबरदस्ती दोनों का फर्स्ट नंबर भी इक्वल अगर ले जाते हो तो बेटे कोई आके आर्ग्यू कर देगा, भाई तूने जैसा एग्जांपल लिया है इसमें तूने फर्स्ट नंबर दोनों भी इक्वल लिया, तो अब करके दिखा अगर फर्स्ट नंबर दोनों इक्वल ना हो। तो बड़े एक ऐसा लेना होगा, ऐसे आपको करना होगा कि आपको हर सिचुएशन में ट्रू होना चाहिए। ठीक है, वैसे साबित करना होगा। नहीं तो हम एग्जाम्पल ही लेके कर देते ना प्रूफ। क्लियर और नॉट? अच्छा, सपोज एक्स वाई आपके रिलेशन के इनवर्स के अंदर है, वाई जेड भी आपके इनवर्स के अंदर है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके इनवर्स के अंदर एक्स वाई है, इसका मतलब वाई एक्स किसके अंदर होगा? आर आर के अंदर होगा। आर के अंदर। अच्छा, अगर वाई जेड आपके इनवर्स के अंदर है तो जेड वाई किसके अंदर होगा? आर आर। आर के अंदर। अच्छा, आर ट्रांजिटिव है ना, क्योंकि गिवन क्या है भाई, व्हाट इज गिवन टू यू? आर इज इक्विवेलेंस, मतलब आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है। अच्छा, आर ट्रांजिटिव भी है, आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है ना? अच्छा, एक सेकंड, इधर से डायरेक्ट एक्स जेड को अगर करवाए तो जेड बेटे, एक्स आ हाँ, जाएगा आर में। यस, डोंट वरी। देखो सुनो मेरी बात भाई, आर इक्विवेलेंस है, मतलब आर आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है। तो आर आपका सिमेट्रिक तो है ना, तो आर के अंदर अगर वाई एक्स है तो एक्स वाई भी तो आर के अंदर आ जाएगा। अरे समझ रहे हो?
यस सर। आर के अंदर अगर जेड वाई है तो वाई जेड भी तो आर के अंदर आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, बिकॉज आर इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अच्छा आर ट्रांजिटिव भी तो है ना, क्योंकि आर तो इक्विवेलेंस है और आर ट्रांजिटिव है, इसका मतलब एक्स वाई वाई जेड अगर आर में है तो क्यों कौन आर में होना चाहिए, एक्स XZ. जेड आर में होना चाहिए। क्लियर। अच्छा एक बात सुनो, अगर आर के अंदर एक्स जेड है एंड आर इज सिमेट्रिक तो आर के अंदर जेड एक्स भी होगा, राइट, आर इज Yes, sir. सिमेट्रिक और नॉट, तो आर के अंदर अगर एक्स जेड है तो जेड एक्स भी होगा। अब अगर आर के अंदर जेड एक्स है तो उसका इनवर्स के अंदर एक्स जेड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये बताओ, Yes. आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब आर इनवर्स के अंदर एक्स वाई है वाई जेड है एंड एक्स जेड भी मौजूद है, देखे तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो तीनों हो गया, आर इनवर्स तीनों हो गया। तो डायरेक्ट याद रखो, इफ आर इज इक्विवेलेंस देयर इज इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस। अच्छा अब समझ में नहीं आया क्या, कोई जगह कहीं पर कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या, ये जगह कंफ्यूज हो जा रहे हो क्या यहाँ पर, नो सर। डू यू गेट कंफ्यूज, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं ज़्यादा फास्ट, मैं फास्ट जाऊँ कि स्लो जाऊँ पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आप पूरा साइलेंट बैठ रहे हो। तो मैं फास्ट अगर जाता हूँ तो मैं भी आप समझ नहीं पाते हो, मैं स्लो जाता हूँ तो मुझे ही बोरिंग लगता है, यदि बहुत ज़्यादा स्लो जाऊँगा तो मुझे बोरिंग लग रहा है खुद को। तो आपको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप हर जगह समझा रहा हूँ कि अगर एक्स वाई, इधर देखो बेटे, इधर एक्स वाई है वाई जेड, सपोज बेटा आपके इन्वर्स, इस इन्वर्स वाला रिलेशन को आपको ट्रांजिटिव दिखाना है, मतलब अगर आपके इन्वर्स में एक्स वाई वाई जेड है तो एक्स जेड भी होना चाहिए, यही आपको साबित करना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया, एक्स वाई आपके इन्वर्स में है एंड वाई जेड आपके इन्वर्स में है। अगर आपके इन्वर्स में एक्स वाई है तो आर में क्या होगा, वाई एक्स होगा, और अगर आपके इन्वर्स में वाई जेड है तो आर में जेड वाई होगा। एंड ये भी गिवन है कि आर इज इक्विवेलेंस, मतलब आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिट, आर सिमेट्रिक भी है, इक्विवेलेंस मतलब तीनों है तो आर सिमेट्रिक भी है। तो आर के अंदर अगर वाई एक्स है तो आर के अंदर एक्स वाई आ जाएगा क्योंकि आर सिमेट्रिक है, आर के अंदर जेड वाई है तो आर के अंदर वाई जेड भी आ जाएगा बिकॉज आर सिमेट्रिक है। अब आर के अंदर एक्स वाई है वाई जेड है एंड आर ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब आर के अंदर एक्स जेड आ जाएगा। अब आर के अंदर अगर एक्स जेड आ गया एंड हमें पता है कि आर सिमेट्रिक है तो आर के अंदर जेड एक्स भी आ जाएगा, एंड आर के अंदर अगर जेड एक्स आता है तो उसका इन्वर्स के अंदर उसका उल्टा मौजूद होगा, एक्स जेड होगा। तो इतना मेहनत क्यों किए, क्यों इतना मेहनत किए, क्योंकि हमारा टारगेट था एक्स जेड को इन्वर्स में मौजूद होना दिखाना, अरे समझ रहे हो, तो दिखा दिए लॉजिकली, तो आंसर होगा Yes. आर इज इक्विवेलेंस, सो आर इनवर्स इज आल्सो इक्विवेलेंस। आगे चलते हैं। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के ऊपर ये रिलेशन डिफाइंड हुआ है, तो नेचुरल नंबर सेट के ऊपर डिफाइंड हुआ है, मतलब यहाँ पर एक ही सेट इन्वॉल्व है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, उसी के अंदर के जो एलिमेंट है उनको आपस में रिलेट करवाया जा रहा है, ठीक है, इतना ध्यान रखो भाई। जितना आप सवाल को महसूस करके पढ़ोगे उतना आपका एंट्रेंस में अच्छा होगा। लेट मी टेल यू, एंट्रेंस में उन बच्चों का अच्छा नहीं होता जो कि लाखों करोड़ों क्वेश्चन करके जाते हैं, पूरा बेटे गलत बात है। एक बच्चा अगर बेटे 1 लाख 2 लाख भी मैथ के सवाल करके जाएगा फिर भी उसका आईआईटी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पढ़ना नहीं जानता है, क्वेश्चन को पढ़ के घबरा जाता है, हर क्वेश्चन को टीचर जैसे समझाए उसको रट्टा मार के गया है कि ऐसे सर ने इस क्वेश्चन को ऐसे किए थे, ऐसे आएगा तो हम ऐसे करेंगे, अरे वैसा थोड़ी ना आएगा, थोड़ी ना वही सवाल आएगा। तो सवाल को पढ़ने की, पढ़ के सवाल को समझने की कोशिश करो कि जब लिखा होता है कि आर इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स को आपस में रिलेट करवाते हैं, और रिलेशन क्या दे रखा है, ए कमा बी सच दैट ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3। ए डिफर्स फ्रॉम बी बाई 3 मतलब क्या है बेटे, वर्ड में लिखा है ए डिफर्स फ्रॉम बी A बाई 3। minus B is equal to 3. यस, इसका मतलब है ए कमा बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। यू Option गेट D. इट, Yes, sir. ठीक है। अच्छा तो एक बात सुनो, यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू 3 है, और बेटे ए बी दोनों क्या है, ए बी दोनों नेचुरल नंबर तो होंगे ना, ये भी दोनों नेचुरल नंबर होंगे क्योंकि नेचुरल नंबर सेट के ऊपर डिफाइंड कराया जा रहा है रिलेशन को।
तो नेचुरल नंबर सेट के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो दो नेचुरल नंबर के बीच में रिलेशन करवा रहे हैं ना, रिलेट करवा रहे हैं, तो ए बी दोनों नेचुरल नंबर है। तो ए बी दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए एंड ए माइनस बी 3 होना चाहिए। अब सुनो, इसको अगर बड़े आसानी से आप ऐसे करना चाहते हो तो एक काम कर दो, तो ए क्या होना चाहिए, बी प्लस 3 होना चाहिए। अरे समझ रहे हो ना, माइनस बी को इस साइड में ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस बी। अब बी का जगह, ए बी दोनों नेचुरल नंबर है, अच्छा बी का जगह एक एक नेचुरल नंबर रखो। बी का जगह अगर 1 रखोगे तो ए क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 3 + 1 4। बी का जगह अगर 2 रखोगे तो ए क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 5। बी का जगह अगर 3 रखोगे तो ए क्या होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 6। अरे समझ रहे हो, तो ऐसे आगे चलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 4,1 5,2 6,3, ऑप्शन बी। यू गेट इट, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ସବୁ ତ ବୁଝି ଯାଉଛ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କମ୍ବ ବେଳ। ओके। अब सुनो, टाइम कितना हुआ है, 49. 49। 49. अब तो 7:30 तक नहीं होगा, 7:15 7:10 में खत्म हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 16। ओके, बार बार सेम चीज रिपीट करता हूँ तो मुझे भी बोर लगता है, फिर भी मैं दोबारा रिकॉल करवाता हूँ। मैं देख रहा हूँ वीडियो, यूट्यूब में वीडियो देख रहा हूँ, तो वीडियो में व्यूज बहुत कम है, और इसका कारण क्या मुझे समझ में आ गया है। वीडियो में व्यू कम होने का कारण वजह हमें सबको समझ में आया, एवरी टीचर हम तो बात कर रहे हैं उसके ऊपर, कारण क्या हो रहा है। इसका कारण ये है कि आप में से 95% लग चुके हो नोट उतारने में। गलती किसका है, नोट शुरुआत से अगर लिखते तो अभी टाइम वेस्ट हो रहा था। अभी आपका बोर्ड आएगा, बोर्ड है भाई, बोर्ड में थोड़ा सीरियस हुआ करो। बोर्ड है, कोई स्कूल का जुपिटर खुद मार्क नहीं देगा, बोर्ड है, बोर्ड से मार्क निकलेगा। तो बोर्ड में भी आप नोट लिखने में, कलरफुल पेन बनाने में, उसमें टाइम वेस्ट करते हो। भाई पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो और करो। अभी मैथ का सेल्फ स्टडी मैं कर रहा हूँ, वो सेल्फ स्टडी है क्या, आपके सामने मैं अभी 20 क्वेश्चन कर दूंगा, वो तो मेरा स्टडी हुआ, आपका स्टडी कैसे हुआ। आप खुद अगर वो 20 क्वेश्चन खुद से करोगे तभी जाकर आप रिजल्ट आ पाओगे। तो आप सोचते हो क्लास में सर ने करवा दिया, हमें समझ में आ गया, हमारा मैथ हो गया, चलो रात को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठ के मैथ करो 2 घंटा, रात भर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करो, ऐसा टाइम टेबल बनाओ। मॉर्निंग में 6 से लेके 8 तक आप एक काम करो, मॉर्निंग में और जल्दी उठा करो, उठने की कोशिश करो। बेटे बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है तो बेटे आप 5:30 में उठने की कोशिश करो। 5:30 से लेके 7:30 तक 2 घंटा फुल द मैथ करो। अगर बेटे कोई टाइम थोड़ा थोड़ा सा मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ, चलो कोई नहीं, 7 तक एटलीस्ट करो, 1.5 घंटा खुद से करोगे, एक भी सवाल को कहीं से नहीं देखो, खुद से करोगे, पूरा मेहनत लगाओगे। रात भर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो बाकी बचे, जो मतलब जो सारे सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा याद रखने से भी हो जाता है, वो सबको रात को करोगे। मैथ में तो कोई याद रख के नहीं जा पाओगे, मैथ तो प्रैक्टिस करने से होता है, और मैथ अच्छा प्रैक्टिस होता है सुबह अर्ली मॉर्निंग में, क्लियर और नॉट। चलो ठीक है, हम बकर बकर करते रहे, आप अपना मनमानी करते रहो। रात को देखता हूँ 2 बजे 1 बजे भी आप ऑनलाइन रहते हो, एक एक क्या करते हो 2 बजे ऑनलाइन होके, पगला गए हो क्या। बोला था देवदास उस दिन तुम्हें बोला था, सबको बोला हूँ, बेटा रात को अगर 1-2 बजे तक जगोगे ना, अभी आप यंग हो, टीनेजर हो, यंग हो, बहुत हार्मोन आपके अंदर सिक्रेट हो रहा है, तो आप इसको संभाल रहे हो। एक बार आप 24-25 की उम्र में आ जाओगे ना, तो बेटे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा मेडिसिन खाने के लिए। सर नींद नहीं हो रहा है, सर इंसोम्निया हो गया, सर रात को सोते हैं तो सपने में काम नजर आता है, सर सर बॉस ने सुबह डांटा था, रात को सपने में भी वही आ रहा है। तो ये सब किसका नतीजा होगा पता है, यही टीन एज में जो रात 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 जगते हैं उसका नतीजा होगा। और उस वक्त बेटे ज्यादा जरूरी है मतलब आपका दिमाग शांत रहने का। तो ये बिल्कुल गलती मत करो, रात 1-2 बजे तक जगना, और मतलब वो एक मतलब जगना और सुबह 8-9 बजे उठना, उससे आपका मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस होगा। 24-25 के बाद आपको सोने में तकलीफ होगा, बहुत सारे बॉडी में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे। और आप जितने भी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ भाई, एक बार हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया तो क्या करोगे, घंटा करोगे। अरे समझ रहे हो मेरा बात। आप सपोज गूगल में नौकरी कर रहे हो, आप गूगल में नौकरी कर रहे हो, आपका आप पागल हो गए,
तो गूगल रखेगा क्या आपको? रखेगा क्या आपको? एक पागल इंसान को नौकरी देगा वो? रात को आप सो नहीं पा रहे हो, सुबह आके गूगल में ठीक से काम कर पाओगे? बताओ, अरे बताओ। नो। तो जितना बड़ा नौकरी करो, जितना पैसा भी कमाओ, एक बार मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस हो गया, एक बार फिजिकल हेल्थ बिगड़ गया, हेल्थ सबसे, हेल्थ बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ खराब हो गया तो बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हाथ पैर कट गया एक इंसान का, बहुत अच्छा पढ़ा है, क्या करेगा वो? समझा करो, अपना हेल्थ का केयर करो। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। रात को 12 बजे के बाद मत जगो, सुबह 6 बजे के पहले उठ जाओ। ये अच्छा हैबिट है, बना रखो। क्वेश्चन नंबर 16। ऑप्शन सी। अच्छा, तो मैं इतना सब समझा रहा था, उसके लिए ओझा कोशिश कर रहा था। तो ओझा तेरे को फोन में स्पेशली समझाऊंगा इसको दोबारा, जो बोला तेरे को दोबारा समझाऊंगा। नहीं सुन रहा था सर। अगर हाँ, वही एक डाउट है सर, अगर 5 बजे उठना है तो सोएंगे कब सर? सो के 12 बजे, 12 से लेके 5:30 तक सो। उससे ज्यादा आपको सोने की कोई जरूरत नहीं है भाई, इतना भी कुछ छोटे बच्चे नहीं हो 7-8 घंटा सोओगे। छोटे बच्चे हो क्या 7-8 घंटा सोओगे? 12 से 5:30 इनफ। इनफैक्ट 12, अगर 12 की जगह 11:30 भी सो जाते हो, नो प्रॉब्लम। और बेटे एक बात मैंने बताया था कि रात के सोने के 30 मिनट्स बिफोर यू स्लीप, डोंट डू मैथ, डोंट डू मैथ और फिजिक्स। इनफैक्ट कोई साइंस के चीजें पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सोने का 30 मिनट्स के पहले दिमाग थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बंद होना चाहिए। आप अगर दिमाग को एक्टिव करके रखोगे तो नींद अच्छा नहीं होगा और सपना खराब आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो सुबह उठ के नेक्स्ट क्लास भी खराब होगा और पूरा एक सीरीज चलता जाएगा। तो सोना आपका बहुत हेल्थी होना जरूरी है। तो फिर सोने से 30 मिनट से पहले कुछ भी पढ़ाई करना नहीं है? ना, स्टोरी बुक पढ़ो, गाना सुनो, जो भी करो, बट 30 मिनट, मतलब आप एक काम करोगे सोने के 30 मिनट का मतलब देखो 30 मिनट के अंदर क्या क्या करोगे। 30 मिनट के अंदर तो पहले खाओगे ना, खा लोगे, खा के आके थोड़ा सा गाना वाना थोड़ा सुन लो, कि एक स्टोरी बुक नॉवेल नॉवेल खरीद लो। रात को मैं रात को 15 मिनट सोने से पहले नॉवेल पढ़ूंगा, तो उससे आपका दिमाग शांत होगा और अच्छा नींद होगा। एक एक डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम दे रहा था भाई, ये मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है कि एक बड़े बड़े एक एक बंदा बहुत दिन भर मतलब ट्रेनिंग कर रहा है फुटबॉल के लिए ना, फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है, और दिन भर प्रैक्टिस कर रहा है, रात भर भी प्रैक्टिस कर रहा है, सो नहीं रहा है, मतलब पूरा 24 आवर्स खाली बस ही मैथ, खाली फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है। तो बेटा वो अच्छा गेम कभी भी नहीं खेल पाएगा, मतलब जब भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होगा वो हार जाएगा। क्यों? बेटे वो सुआ नहीं है। लेकिन अगर बेटे आप रात को 7-8 घंटा सोओगे तो बेटे ब्रेन में बहुत बहुत सारे चीजें चलते हैं रात को। हमारा ब्रेन में बहुत सारे चीजें दिन भर जो पढ़े हो, जो भी दिन भर पढ़े हो, रात में एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रोसेस होते हैं। तो आपका दिमाग पूरा शांत रहना चाहिए रात के सोने वक्त, सोते वक्त। फिर सोते में अगर मैथ आ गया सपने में तो क्या होगा बताओ? सपने में मैथ नहीं आना चाहिए भाई। तो बहुत खराब है हेल्थ के लिए। ठीक है, अच्छा चलो कोई नहीं। हाँ, हाँ, चलो। रिलेशन है, आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन दी सेट जेड ऑफ इंटीजर। और रिलेशन कैसा दिया है? एक्स वाई ऑर्डर पर आपके रिलेशन में कब आएगा? अगर बेटे पहला मेंबर एक्स एंड दूसरा मेंबर वाई, दोनों का स्क्वायर का सम 9 होगा, ठीक है ना? इनमें से कौन सा फॉल्स है? देखो बेटे, फॉल्स बोला है, ट्रू नहीं बोला है, कौन सा फॉल्स है? अच्छा, एक बात सुनो, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे? अब में से बहुत सारे क्या होगा, रैंडमली करोगे। चलो रैंडमली भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी जैसे भी करो रैंडमली भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सवाल बहुत ईजी है, रैंडमली करने से भी हो जाएगा। दो ऐसे इंटीजर ले देखना है कि जिनका स्क्वायर का सम 9 आता हो, दो इंटीजर का स्क्वायर का सम 9 आता हो। बेटे 0 3 3 0, 0 - 3, समझ रहे हो मेरा बात? -3 0, एवरीबॉडी गेट इट? 0 3 3 0, 0 - 3 - 3, जो सब में क्या होता है जरा देखो, दोनों मेंबर का स्क्वायर का सम 9 आता है। 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 का स्क्वायर प्लस 0। क्लियर है ना? अभी इनके अलावा और कुछ होंगे ही नहीं। रीजन क्या है देखो, एक तो बेटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेटे एक्स एंड वाई दोनों इंटीजर है, एक्स एंड वाई दोनों इंटीजर है। इंटीजर मतलब रियल नंबर भी है, और रियल नंबर का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं आता है ना?
मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों जीरो या फिर पॉजिटिव नंबर है। अच्छा, अगर बेटे आप एक्स के जगह जीरो से लेके 3 के बीच में जो दो इंटीजर है 1 या फिर 2 पुट करो, सपोज एक्स की जगह 1 पुट करो, तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग में y क्या पुट करने से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा। सपोज एक्स की जगह 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9 होगा, 2√2 का स्क्वायर। 2√2 इंटीजर है क्या, एक्स वाई दोनों इंटीजर होने चाहिए ना, इंटीजर सेट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो अगर 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस क्या होता है बेटे √5 का स्क्वायर। और √5 इंटीजर है क्या, नहीं ना, एक्स वाई दोनों इंटीजर होने चाहिए क्योंकि इंटीजर सेट के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो 1 2 बीच में नहीं ले सकते। उसी तरह बेटा -1 -2 भी नहीं कर सकते क्योंकि 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर दोनों सेम होते हैं। तो एक्स वाई में से कोई भी -1 -2 नहीं हो सकता। और आगे तो होगा ही नहीं, 3 के बाद में तो होगा भी नहीं। जरा सोचो, अगर बेटे एक्स वाई में से किसी को 4 लेते हो, सपोज एक्स को 4 लेते हो, 4 या फिर -4 लेते हो, तो उसका स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर बेटा आपका 9 होगा। बेटे 4 या फिर -4 दोनों का स्क्वायर क्या आता है 16 आता है। तो 16 प्लस वाई स्क्वायर आपको 9 करना है। भाई ये संभव है क्या, अरे 16 प्लस वाई स्क्वायर 9 करना, ये संभव है क्या। वाई स्क्वायर एक क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर है। एक्स वाई दोनों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों नॉन नेगेटिव नंबर है। 16 में एक नॉन नेगेटिव नंबर ऐड करके 9 कैसे हो जाएगा। 16 में एक नेगेटिव नंबर ऐड करने से 9 होगा ना, क्या ऐड करने से 9 होगा, 16 में क्या ऐड करने से 9 होता है बताओ, -7, -7। वाई स्क्वायर -7 हो सकता है क्या, नहीं। नो सर। तो आगे तो जाने का कोई फायदा नहीं, 5 करोगे, एक्स का जगह 5 या फिर -5 करो, 6 या फिर -6 करो, सब करने से बेटा आपका वाई स्क्वायर नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो ये कोई फायदा नहीं, 3 के आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, -3 के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं, -1 -2 लेने का भी कोई फायदा नहीं। तो बस आपको अंदाजा से भी लग जाता है यही 4 ऑर्डर पेयरिंग आपके रिलेशन के अंदर आएंगे, है ना। हाँ, तो 1 2 3 4 ये ट्रू है। डोमेन इसका क्या होगा 0 3 -3 है ना बेटा, फर्स्ट मेंबर को लेके बना हुआ सेट। तो ये भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू होगा ना, क्योंकि सी में क्या दे रखा है बेटे, आर इज इक्वल टू माइनस रेंज। अच्छा, इसका रेंज भी क्या होगा 3 0, -3 3 0। तो रेंज भी सही है। तो बेटे ये तीनों में से कोई भी फॉल्स नहीं है। वो बोला है कौन सा फॉल्स, जरा डी को पढ़ो, जरा डी क्या लिखा है, एटलीस्ट 1 इज फॉल्स। मतलब इन तीनों में से कम कोई एक फॉल्स है, जो कि सरासर गलत बात है भाई। ये तीनों में से कोई भी फॉल्स नहीं है। तो ये जो डी में जो लिखा है वो गलत लिखा है कि सही लिखा है, गलत। गलत लिखा है। तो डी ही आपका फॉल्स है। यू गेट इट, हो गया। तो इतना ही करते हैं आज के लिए, और कल के क्लास में बाकी और कुछ होगा। और कल बेटे हमारा टारगेट है कल पढ़ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड होगा तो कल ही मैं आपको इन्वर्स वाला भी समझा दूंगा। और 2 दिन के अंदर में ही हम कोशिश शुरू करेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हूँ एमसीक्यू बेस में सब करेंगे, ठीक है। ओके, आरडी शर्मा के एमसीक्यू बेस में करेंगे, ओके, सारे आरडी शर्मा एमसीक्यू। यस ओके, सर। चलो, यस सर। यू कैन लीव नाउ, थैंक यू सर। वेलकम। Thank you.